बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आपकी सुबह जो है वो खुशगवार गुजर रही होगी। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक। आज का दिन ऐसा है, पता नहीं क्यों जब भी जुम्मा आता है एक वैसी एक्साइटमेंट होती है कि छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, 2 दिन ऑफ मिलेंगे, बट उसके अलावा फैमिली के साथ टाइम मिलेगा, थोड़ा हल्ला गुल्ला करने का बंदे को टाइम मिल जाता है, थोड़ा रिलैक्स करने का। खैर मेरा तो वीकेंड्स पे भी शूट चल रही होती है, बट फ्राइडे को जनरली एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई चलो नेक्स्ट 2 डेज़ अर्ली मॉर्निंग नहीं जागना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उसके अलावा बरकतों वाला दिन है। आज के दिन कहा जाता है कि एक लम्हा ऐसा ज़रूर गुजरता है कि दिल से मांगी हुई दुआ, जायज़ दुआ ज़रूर कबूल होती है। ज़रूर कोई एक लम्हा होता है कबूलियत का। तो कोशिश करें कि अच्छी अच्छी दुआएं करें, हमें भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं, और आप तो हमेशा हमारी दिल की धड़कनों का और दुआओं का हिस्सा रहते ही हैं। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपसे एक टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन उस टॉपिक पे बात करने से पहले अपनी एक पर्सनल चीज़, वैसे तो हर प्रोग्राम में पर्सनल चीज़ें ही शेयर करती हूँ और क्या बातें करती हूँ, लेकिन एक ऐसा लाइफ का टाइम आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो मेरे लिए बहुत मुश्किल भी था और उसमें कुछ लोगों ने मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा की। मैं बात करना चाहूँगी अपने स्कूल टाइम की, जब मैं पढ़ा करती थी ग्रामर स्कूल में। मुझे आज भी याद है कि आई वॉज़ नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि मुझे ADHD है, मॉडरेट टू हाई, ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। मुझे पता नहीं था कि मुझे है, एंड आई एम ऑल्सो ऑन दी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का जो लोअर एंड है। मेरे कुछ 1-1.5 साल पहले जब टेस्ट वगैरह हुए, मेरे बेटे के हो रहे थे, हमज़ा के, तो वो मेरे भी उन्होंने कर दिए साथ में, तो ये बात पता चली। फिर जाके समझ आई कि पढ़ाई में इतनी दिक्कत क्यों होती थी, और कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे A+ A* क्यों आते थे, और कुछ सब्जेक्ट्स में बिल्कुल ही पास भी होना एक अजाब होता था, और वो बस कुछ टीचर्स ही तरस मेरे ख्याल से खा लेते थे तो मैं पास हो जाती थी। सो बहुत ही एक टफ़ पीरियड था मेरा स्कूल लाइफ का। यूनिवर्सिटी कॉलेज जाके, क्योंकि मैं वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी जो मेरे इंटरेस्ट के थे। ADHD वाले बंदे की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप उसको उसके इंटरेस्ट की चीज़ पढ़ाओ या उसके शौक़ की चीज़ उसके साथ डिस्कस करो या वटेवर, तो 100% वो बंदा फोकस कर लेता है, जिसको हम हाइपर फोकस भी कहते हैं। लेकिन अगर आपको वो चीज़ समझ ना आ रही हो या आपके इंटरेस्ट की ना हो, तो आपका दिमाग भी उसको समझने की कोशिश नहीं करता। खैर, बहुत से लोगों को होता है ये प्रॉब्लम, इतनी कोई अनकॉमन चीज़ भी नहीं है। लेकिन छोटी नहीं पता कि क्या हो रहा है, अम्मी फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, घर वाले फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि भाई भाई एटलीस्ट पास तो हो जाता है, बड़ी बहन जो है उसके A* पे A* आते हैं। वो नॉर्मल अगर बंदा 4 सब्जेक्ट लेता है, तो मेरी बहन 8 सब्जेक्ट्स में भी अच्छे अच्छे नंबर लेके ब्रिलियंटली परफॉर्म। अच्छा, बीच में मैं मिडिल चाइल्ड, ऊपर से नंबर नहीं सही आ रहे, घर वाले परेशान, हर वक्त डांटे, स्कूल में भी हर वक्त डांट, हर वक्त वो। वहाँ पे एक ऐसी टीचर थी जो एक्चुअली मेरी म्यूज़िक की टीचर थी, टीचर शादे, आंटी शादे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे। शी पास्ड अवे फ्रॉम कैंसर सर्वाइवर थी। हमारे प्रोग्राम पे भी कोई 10 साल पहले वो आई थी और मैंने ये वाक़या शेयर किया था। तो बात ये है कि मैं एक बहुत, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट थी जिसके नंबर नहीं अच्छे आते थे, हर वक्त मुझे डांटे पिट रही होती थी, हर वक्त मेरी बेइज्जती हो रही होती थी। तो होता ये था कि या तो आप बहुत ज़्यादा धीमे और चुप हो जाते हो एज अ चाइल्ड, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो और लड़ाके हो जाते हो। तो मैं लड़ाके वाली डायरेक्शन में गई। हुआ ये कि आंटी शादे ने रियलाइज़ किया कि ये लड़की हर वक्त डांट खा रही होती है, हर वक्त प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर खड़ी होती है। तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक क्लास में इंगेज करने की कोशिश की। अब मेरी आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं, इस आवाज़ के साथ गाना तो गाया नहीं जा सकता था। उन्होंने खैर मुझे म्यूज़िक के क्लब का हिस्सा भी बना लिया और साथ में मुझे कहा कि तुम चीज़ें मेरे साथ मैनेज किया करो। आंटी शादे ने इतना प्यार दिया, इतने मोहब्बत के साथ मुझे लेके चली, और बाय द वे हर स्टूडेंट के साथ बड़ा प्यार करती थी। आज भी आंटी शादे के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं, क्योंकि म्यूज़िक में मेरा वो हुआ। आई रियलाइज़ कि यार ये तो बड़े मज़े की चीज़ है। आई रियलाइज़ कि मुझे परफॉर्म करना बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे खुद कहा कि तुम अगर तुम्हारे में गाने का एप्टीट्यूड नहीं भी है तो जुगन तुम्हें डिबेटिंग में भी जाना चाहिए, ये भी करना चाहिए। इतने प्यार से, और मुझे इतना उन्होंने इनकरेज किया, इतना सपोर्ट किया कि व्यूअर्स, आज मैं जो भी हूँ, अगर असातिज़ा की बात करें तो आंटी शादे का उसमें बहुत बड़ा रोल है। एक ऐसा उस्ताद जिसने इतना प्यार, इतना रिगार्ड दिया। आज भी उनके बारे में बात करती हूँ तो थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ, बिकॉज़ अब वो इस दुनिया में नहीं रही, और मेरे लिए ये, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि आज वो ज़िंदा होती तो वो 60s में होती अपनी 60 साल की, तो अभी भी वो पढ़ा सकती थी। तो कितने स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, बिकॉज़ ऐसा उस्ताद मैंने नहीं कभी देखा।
और ऐसे असातिज़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उस वक्त जब हमारे माँ बाप बड़े हो रहे थे, जिस तरह मेरे पेरेंट्स वगैरह बड़े हो रहे थे। फोकस करने वाले, प्यार करने वाले, अगर डांट भी रहे हैं तो तरीके से समझा भी रहे हैं क्या हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, असातिज़ा की तो बहुत रिस्पेक्ट है, आपके रूहानी माँ बाप होते हैं और असातिज़ा को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना हम सबका फ़र्ज़ है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने अपना वाक़या, अपना इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया कि उनके थ्रू मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा ये पैशन है। बल्कि मेरी अम्मी को 2-3 दफ़ा उन्होंने समझाने की भी कोशिश की कि अगर ये परफॉर्मिंग आर्ट्स पे जाना चाहती है तो उसको जाने दे। स्कूल के जब प्लेज़ होते थे तो उसमें भी वो मुझे इन्वॉल्व करे, दूसरी टीचर्स के साथ इंगेज करके। टीचर्स कहे नहीं ये बहुत लड़ाकी है, ये बहुत तंग करती है, ये पागल करेगी, वो आगे से लड़ती थी कि उसको चांस तो दो। अच्छा, अब जो मेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी शौक की और इंटरेस्ट की चीज़ें होती थी, मैं बड़ा परफॉर्म करती थी। अंग्रेज़ी में मेरे बड़े अच्छे नंबर आते थे, इंग्लिश लिटरेचर में मेरे बड़े अच्छे नंबर आते थे। तो जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें थी उसमें मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी, तो स्कूल में फिर हर किसी को पता चल गया कि यार ये स्पोर्ट्स में और इस तरह की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर, डिबेटिंग हो गई, मतलब पोइट्री कॉम्पिटिशन्स हो गए, नात कॉम्पिटिशन, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उसका हिस्सा बनती, बट अगेन आवाज़ मेरी ऐसी है ही नहीं। सिंगिंग में भी मुझे बड़ा शौक होता था परफॉर्म करने का, तो कहती थी तुम अपना मुंह हिला लो, आवाज़ नहीं निकालनी, गाना नहीं ख़राब करना। तो मुझे बिल्कुल ना क्वायर के बीच में खड़ा कर देती थी। और सारे स्टूडेंट्स को भी कहा कि उसको शौक है, तो सारे स्टूडेंट्स भी कहते थे तो तू आ जा, लेकिन आवाज़ ना निकाली, हमारा गाना ना ख़राब करी। तो व्यूअर्स, इन चीज़ों से ना इनकरेजमेंट भी मिली, सपोर्ट भी मिली, अपने आप को इम्प्रूव करने की काविश हुई। किसको क्रेडिट जाता है? उस टीचर को। तो टीचर्स तो हमारा फ्यूचर बनाने वाले लोग हैं। ये वो अल्लाह मियाँ की इतनी प्यारी क्रिएशंस हैं कि जो हम लोगों को, हम जैसे नालायक स्टूडेंट्स के लिए कितनी आसानी पैदा करती हैं, और बाय द वे लाइक स्टूडेंट्स को मज़ीद लाइक बनाने में हेल्प करती हैं। और अगर कोई स्टूडेंट एवरेज है तो उसको एलिवेट करने में मदद करते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ आज ये बात करने का ये है कि व्यूअर्स, टीचर्स की वैल्यू को अंडरस्टैंड करें। आजकल अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे असातिज़ा को इंसल्ट करना या उनसे बदतमीज़ी से बात करना एक फ़ैशन बन गया है। स्कूलों में जब पेरेंट्स जाते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग्स के लिए, या जब वो होती है और वो जब वहाँ पे जाके अगर टीचर कहता है कि जी आपका बच्चा बात नहीं सुनता, और जब माँ बाप उस टीचर की बात सुनने के बजाय आगे से उस टीचर से बदतमीज़ी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं अपने बेटे या बेटी के सामने, तो फिर असातिज़ा की भी डिसरिस्पेक्ट होती है। बच्चे को भी ये पैगाम जाता है कि भाई इस बंदे की तुमने इज़्ज़त नहीं करनी। तो जब वो बच्चा स्कूल अटेंड करता है और आप वहाँ पे नहीं होते, तो वो बच्चा फिर वहाँ पे बदतमीज़ियाँ भी करता है, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरे अम्मा अब्बा ने इससे बदतमीज़ी किया तो मैं भी कर सकता हूँ। सो व्यूअर्स, टीचर्स की इंपॉर्टेंस और वैल्यू अंडरस्टैंड करें, रियलाइज़ कि इन असातिज़ा की वजह से ही आज जो हम हैं सो हैं। और जिन लोगों को अच्छे असातिज़ा ज़िंदगी में नहीं टकरे, वो आपको खुद ही बताएंगे कि यार काश अच्छे टीचर्स मिले होते तो शायद हम ज़िंदगी में कहीं आगे पहुंच जाते। ये हमें मोल्ड करने वाले लोग हैं। जैसे जो लोग पॉटरी करते हैं, जो अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो बर्तन जब वो बना रहे होते हैं तो वो उसको शेप देते हैं ना, मिट्टी को वो उसके ऊपर रख देते हैं, वो चीज़ गोल घूम रही होती है और उसके ऊपर शेप को खुद ही दे रहे होते हैं। तो हमारे जहन को, हमारे फ्यूचर को शेप देने वाले पॉटर्स जो हैं, जो पॉटरी बनाने वाले लोग हैं, वो एक्चुअली हमारे असातिज़ा हैं। उनको उनकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस, मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स, इवन दो मैं एक मुश्किल स्टूडेंट थी, और ऑब्वियसली किसी के सामने भी अगर उनके बच्चों की बुराई की जाए या कोई बात की जाए तो बुरा तो लगता है। स्कूल जाते थे तो जब टीचर्स आगे से मेरी अम्मी को कहते थे कि वो ये करती है, वो करती है, मेरी अम्मी कभी भी उनको आगे से नहीं सुनाती थी। हमेशा मुझे कहती थी सॉरी करो, इसी वक्त सॉरी करो और प्रॉमिस करो कि फिर नहीं करोगे। और घर जाके भी फिर समझाती थी कि यार बेटे, घर पे अगर मैं आपकी माँ हूँ, आपके अब्बू आपके फादर हैं, तो स्कूल में ये आपके पेरेंट्स हैं, आपने इनको वही इज्जत देनी है जो आप मुझे देती हैं, चाहे मेरी अम्मी को टीचर की बात कितनी भी बुरी लगी हो। और अगर कोई ऐसी बात करनी होती थी तो मुझे याद है अक्सर मामा कहती थी कि आप एक सेकंड मेरे साथ ज़रा साइड पे आती है, या बेटे आप बाहर जाओ। और फिर जो बात करनी होती थी 1 on 1 अकेले करती थी। ये नहीं होता था कि हमारे सामने ही टीचर के साथ बदतमीजी। मैं जाती हूँ पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे और चीज़ों पे, मैं जिधर पहले मेरा बेटा पढ़ता था वहाँ पे टीचर से इतनी बदतमीजी करते थे, पेरेंट्स इतनी बदतमीजी करते थे, टीचर्स बेचारे आगे से कुछ बोलते ही नहीं थे। एज अ रिजल्ट मैंने बच्चे को स्कूल से भी उससे इसलिए निकाला क्योंकि उस स्कूल में बच्चे भी टीचर से बदतमीजी कर रहे होते थे। और जिस स्कूल में बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो स्कूल का डेकोरम क्या होगा। और व्यूअर्स, अगेन ये बात घर से शुरू होती है। हमारा फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को ये बात समझाएं
कि असातिज़ा रूहानी माँ बाप होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट और उनकी रिगार्ड अटमोस्ट इम्पोर्टेंस की है। तो आज ऑफ कोर्स हम करियर काउंसलिंग पे भी बात करेंगे आगे जाके अपने प्रोग्राम में, लेकिन असातिज़ा की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इज़्ज़त देंगे तो आपके बच्चे भी आगे से इज़्ज़त देंगे। और एक इंसिडेंट भी है बड़ा प्यारा सा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक एयरलाइन के पायलट ने अपनी जब पहली अनाउंसमेंट की तो अनाउंसमेंट करते हुए कहा, आज की फ़्लाइट मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मेरे उस्ताद इस फ़्लाइट में मौजूद हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बनाई। तो व्यूअर्स, वही वाली बात है ना, एक अगर हम इस पोजीशन में हैं कि किसी को कुछ सिखा सकें तो एक अच्छा टीचर बने, एक पॉजिटिव उस्ताद बने कि आपका कल को कोई भी स्टूडेंट हो, देखें एक चीज़, एक लफ्ज़ भी सिखाने वाला इंसान उस्ताद का दर्जा रखता है। तो लोगों को भी जब गाइडेंस दें या उनको हेल्प आउट करें तो एक अच्छा उस्ताद बने, और जो आपके एक्चुअल असातिज़ा हैं उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दें। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारी शेफ़ अनम शेख हैं, जिनको बनता तो नहीं है लेकिन चले कह देती हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू शेफ अनम। थैंक यू सो मच। फाइनली माशाल्लाह आप 85 इयर्स की हो गई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा अब रिटायर करने का सोचा है आपने? जी जी बिल्कुल। अच्छा, चंचल सी आप एक हसीना हैं। सालगिरह आपको मुबारक हो। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें। एक बात कहूँ व्यूअर्स, टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अनम मेरी स्टूडेंट है और इससे बेहतर स्टूडेंट मुझे नहीं मिल सकता था। जब ये बच्ची इनिशियली स्क्रीन पे आना शुरू हुई है तो हमारे साथ ही इन्होंने अपने पहले प्रोग्राम का आगाज़ किया, और इससे बेहतर और डिसेंट, फोकस्ड, ब्रिलियंट, मेहनती बच्चा मैंने कम ही देखा है। सो आज एज अ टीचर मैं आपको कहूँगी कि यू आर A+A स्टूडेंट। आपने ना बिल्कुल वो कहते हैं ना कि किसी के दिल की और किसी की ज़ुबान की बात की है। मैं एग्जैक्टली यही चीज़ ही अभी इंडोर करने लगी थी कि जब जुगन आपी मेरे से ये सवाल पूछती हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन आपका टीचर या ऐसा मेंटोर है, तो मैं जुगन आपी और कैसर साहब दोनों। देखो मेरे उस्ताद कैसर साहब जी, हैं, आपके उस्ताद कैसर साहब है, हमारी पूरी टीम के उस्ताद, नो डाउट। अब वो जनरल मैनेजर हैं लाहौर PTV सेंटर के, बट माय पॉइंट इज़ कि व्यूअर्स एक पॉइंट पे वो हमारे प्रोड्यूसर थे। तो मुझे इनिशियली उन्होंने सिखाया, फिर जब यंग लोग आते थे नए प्रोग्राम के अंदर तो मुझे कहते थे कि जुगन अब तुम गाइड करो, तो मैं कहती थी बॉस तुसी गाइड करो, कहते हैं नहीं अब तुम आगे करो ताकि वो आगे किसी को सिखाएं। तो ये वाली चीज़ें, असल उस्ताद तो वो होता है कि वो अपने स्टूडेंट को इस लेवल पे पहुंचा दे कि वो उस्ताद के लेवल पे आ जाए, फिर वो अगलों को सिखाए ताकि वो स्टूडेंट जो है वो आगे उस्ताद बने ताकि वो आगे से लोगों के भी कोई काम आ सके। और जुगनाबी इधर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मैं वो थी, मैं जब कैमरा सामने आता था ना तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी हमेशा कैमरा को देखकर, और ये चीज़, ये डर और ये सारी चीज़ जो आज मैं लाहौर के किसी भी या किसी भी कराची कहीं पे भी मैं किसी भी चैनल में चली जाऊँ तो वो जो एक कैमरे से बात करने का जो एक फ़ियर है ना, वो मेरे अंदर से जुगन आपी ने निकाला था। क्योंकि जब भी कैमरा सामने आता था तो मैं थोड़ी घबरा जाती थी, और जुगन आपी हमेशा मुझे कहती थी जहाँ पे तुम्हें लगे कि तुम नहीं बोल सकोगी बस तुमने मेरी तरफ देखना है, दैट्स इट, मैं वहाँ से जो है चीज़ों को कंटिन्यू कर लूँगी। तो आज मैं PTV का बहुत शुक्रिया करूँगी, जुगन आपी का बहुत शुक्रिया करूँगी कि आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, तो मैं अल्लाह के बाद इन दो लोगों के। बेटा इतने भी ज़्यादा क्रेडिट ना दे दो प्लीज़। बात ये कि देखो मेरी जान, थैंक यू फॉर सेइंग दैट एंड दैट मीन्स अ लॉट, और बहुत ज़्यादा ही भार डाल दिया आपने मेरे ऊपर। कैसर साहब ने ही सिखाया हम लोगों को जो सिखाया, बट एज वन थिंग दैट आई विल ऑलवेज से व्यूअर्स, देखिए हम लोग ना जब कोई बुरा करता है हमारे साथ तो हम उसको ऐसे याद रखते हैं कि जैसे सारी ज़िंदगी उस चीज़ को हमने नहीं भुलाना, और जब कोई हमारे साथ नेकी करता है या अच्छाई करता है तो हम लिटरली ऐसे भूल जाते हैं। बिल्कुल। सिखाने वाले के जो एहसान हमारे सर पे होते हैं ना, जो सातिज़ा के होते हैं, वो सारी ज़िंदगी हम नहीं चुका सकते, तो एटलीस्ट उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना, और कभी वो आवाज़ लगाएं तो उनके लिए खड़े तो हो सकते हैं। व्यूअर्स देखें, ज़िंदगी में मुकाफ़ाते अमल है। आपके साथ अगर कोई अच्छाई करता है और नेकी करता चला जाता है, आप आगे से वो नेकियां दूसरों के साथ नहीं करते, तो एक पॉइंट आएगा कि आपके साथ भी नेकियां रुक जाएंगी, पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में भी कम हो जाएगी। सो हमें पॉजिटिवली चलना है, लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी है, और अपने असातिज़ा जिस तरह अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हैं उनकी ज़रूर रिस्पेक्ट करनी है। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक में जब वापस आएंगे तो प्यारी सी शेफ़ अनम शेख बर्थडे गर्ल के किचन में हम आएंगे। हमने सोचा सालगिरह है तो आज भी काम कराएंगे, क्यों ना कराएं, बनता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
अरे आप तो आ भी गए, शुक्र किया कि आप आ भी गए। आपने इतना टाइम लगाना वापस आने में टाइम लगाया कि हमने सोचा कि हम थोड़ी फनकारियाँ कर लें। अच्छा, बड़ी मज़े की एक चीज़ मैंने नोट किया, ज़रा चेक करें व्यूअर्स, लग रहा है कि जैसे एक एप्रन के साथ फर्शी शलवार पहनी हुई है। शॉर्ट है ना, तो वो लग रहा है कि जैसे एक एप्रन है और उसके नीचे एक फर्शी शलवार है। खैर, कार्टून बनने का आप सबको पता है, मुझे बहुत शौक है, तो आ जाते हैं दूसरे कार्टून के पास। बर्थडे कार्टून, ये बताइए आप कि आप जो बना रही हैं वो क्या है और मैं क्या करना शुरू करूं? बिल्कुल, आज हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं तवा कीमा शिमला मिर्च। तो सबसे पहले मैंने घी डाल दिया हुआ है तवे पे। सबसे पहले आप ये नमक, इसमें लाल मिर्च है, इसमें हल्दी है, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है और सूखा धनिया, आपने इसको डाल के हल्का सा बस सौते करना है। और सौते करने के साथ ही आपने जैसे ही हल्का सा, वो कहते हैं ना कि नमक मिर्च का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट डालकर आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है, ताकि हमारा गार्लिक का भी जो है कच्चापन डाल दें, वो भी अच्छे तरीके से जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ये प्रोसेस करना जो है दिखाएं मुझे। ओ रब्बा, खांग के चम्मच से निकाल दो। सारा मेरा उसमें लहसुन छोड़ दिया, निकालो बाहर। अच्छा नहीं छोड़ा। अच्छा, ये देखिए, मैं तो जब किचन में आती हूँ ना, तो घर में अम्मियाँ नहीं होती, ऐसे विच पा सारा भांडे नहीं छोड़ना जी। हाँ जी, ये ले, मैंने सारा आपका जो है भांडा साफ कर दिया है। थैंक यू। थोड़ा सा बेशक हम इसमें पानी भी डाल दें, ताकि मिर्चें जो है जो नहीं ना, अगर अभी हमें चिकन डालनी है तो हम क्यों मिर्ची डाल रहे हैं? नहीं नहीं, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो है हमारी मिर्चें जले ना। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसके बगैर आपका जो तवा कीमा शिमला मिर्च है वो अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर जो है प्याज नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। बड़े ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है इसमें जो है। जैसे ही आपका मसाला थोड़ा सा और फ्राई हो जाएगा, तो आप इसके अंदर ये कीमा डालकर अब इसकी कीमे की भुनाई शुरू हो जाएगी। और जैसे हमारा कीमा तकरीबन 70% रेडी होगा, तो ही हम उसके अंदर आगे फर्दर चीज़ें करेंगे। तो मैं आपको सबसे अच्छा, पहले, मैं पहली दफ़ा देखा कि पहले हम मसाले को जी भूने और उसके बाद हाँ, ये वाला मसाला, ये मसाला टमाटर प्याज बाद डलता है। नहीं, ये मसाला आपने पहले बनाना है और उसके बाद आपने फर्दर इसका प्रोसीजर जो है हम रेडी करेंगे। मैं अब डाल रही हूँ जी, डाल दे बिल्कुल। अब आप अपना इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाए। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसमें कीमा 1 किलो के करीब, शिमला मिर्च 1 किलो, टमाटर आधा किलो, लहसुन पेस्ट 1 से 2 खाने के चम्मच, नमक हस्ब जायका, दड़ा मिर्च 1 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च इसमें आधा चाय का चम्मच जाएगी, और घी तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब जाएगा अकॉर्डिंग टू आपकी रेसिपी के। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि कीमा ले लेना है। अब आप वो चाहे चिकन का लें, चाहे बीफ का लें या मटन का लें, लेकिन पहली प्रेफरेंस मटन या बीफ ही होगा। उसमें जो है शिमला मिर्च कीमा बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल चिकन का कीमा, जैसे हम अभी इस वक्त चिकन का कीमा यूज़ करें, तो आपने कोशिश ये करनी है कि हाफ एंड हाफ के बजाय 70 और 30 की रेशो रखकर आपने 70% इसमें थाई का कीमा डलवाना है और 30% आपने इसमें चिकन ब्रेस्ट का कीमा। लेकिन वो कीमे को आपने जो है अपने बुच्चे को कहना है कि उसको हाथ से करे। हाथ से करने से ये होगा कि वो थोड़ा चंकी होगा। अगर आप मशीन से कर देंगे तो वो बिल्कुल फाइन चॉप होकर निकल आएगा। तो हमें बेसिकली इसके अंदर थोड़ा सा जो है चंकी कीमा चाहिए। उसके बाद आपने शिमला मिर्च को जो है थोड़ी सी मोटी साइज़ के अंदर इस तरीके से आपने उसको कट कर लेना है। और इसके अंदर जो है जैसे ही हमारा कीमा फ्राई होगा, सबसे पहले हम घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसमें नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, हल्दी जाएगी, सूखा धनिया जाएगा। डालकर उसको हार्डली 1 मिनट के लिए सिर्फ सौते करेंगे और उसके अंदर गार्लिक पेस्ट डालकर फिर उसको थोड़ी देर कुक करेंगे। कुक करने के बाद आपने उसके अंदर ऐड कर देना है चिकन का कीमा, मटन या बीफ, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। जब आप मटन या बीफ में जाएंगे तो थोड़ा सा कुकिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप चिकन में जाएंगे तो कुकिंग टाइम थोड़ा आपका कम हो जाएगा। जैसे ही चिकन का कीमा हमारा 70% रेडी हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर आधा किलो के करीब टमाटर ऐड करेंगे। क्योंकि हमारे पास 1 kg की रेशो है, तो हम इसमें आधा किलो टमाटर ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपकी शिमला मिर्च जो होती है वो थोड़ी सी स्वीट साइड पर होती है। तो अगर आप इसके अंदर ये टमाटर कम डालेंगे तो आपका सालन बड़ा मीठा मीठा सा बनेगा। इसलिए टमाटर की क्वांटिटी इसमें जाएगी और इसमें दही बिल्कुल भी नहीं जाती है। जी बिल्कुल, इसलिए तो हम इसमें टमाटर ज़्यादा डाल रहे हैं, ताकि एक खटास का एलिमेंट जो है हमें जो दही से चाहिए था वो हम टमाटर से इसके अंदर लेंगे। अब ये देखिए कितना अच्छा सा जो है कीमा फ्राई हो रहा है। ये 2 से 3 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे।
तो साथ ही हम इसके अंदर कसम से टमाटर। वैसे व्यूअर्स जितनी हांडी रोटी मैंने इस चैनल पे अब कर ली है ना मॉर्निंग शो पे हमारे, हाँ, प्रो हो गई हूँ, अब मैं प्रो हो गई हूँ। नहीं, और उसके साथ साथ जो एक दूसरी चीज़ मुझे महसूस होती है कि अब अगर मैं भी अपना ढाबा खोल के खुद वहाँ पे बैठ के खाने पकाना चाहूँ, मैं बना सकती हूँ। लेकिन जुगन आप ये भी एक इंटरेस्ट की बात होती है कि अगर आपका खाने में इंटरेस्ट है तब ही आप इस साइड पे आते हैं। और मैंने जुगन आपी को ऑलवेज देखा है, आपके यूट्यूब पे भी नहीं, मैंने और देखा उसके है, और कुछ आप ना मेरे करते सामने करते। साथ भी वीडियोस जी। बनाई है। बात ये कि देखो, मुझे तो ये बात हैरानकुन लगती है। मैंने बड़े ऐसे देखे हैं एंकर्स जो कहते हैं कि उनके शोज़ के ऊपर कुकिंग भी हो रही होती है और वो कहते हैं कि मुझे तो खाना नहीं बनाना आता। ओ भाई, आपको कैसे खाना नहीं बनाना आता? आप हर रोज आपके सामने खाना बन रहा है, एवरी सिंगल डे आपके सामने कुकिंग अगर हो रही है और आपको फिर भी खाना नहीं बनाना आता, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। तो मैंने सोचा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं खुद भी आप लोगों के साथ बनाना सीखूं। अगर हम व्यूअर्स को कह रहे हैं कि आप सीखें, तो फिर मुझे भी सीखना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि खाना एक ऐसी चीज़ है कि जो हर शख्स को तकरीबन आना चाहिए। जैसे ही हमारे टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा हम पानी डालकर उसको पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक टमाटरों को गलाएंगे जब तक कीमा और टमाटर बिल्कुल जो है वो इनकॉर्पोरेट यकजान हो जाएंगे। उसके बाद आपने शिमला मिर्च डालनी है। टमाटर डाल दो? हाँ जी, डाल दें। 1 से 2 दफ़ा आपने उसको सिर्फ टॉस करना है। टॉस करने के बाद आपने उसको दम की आंच में पकाना है। खुदारा आपने इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि शिमला मिर्च के अंदर अपना इतना वाटर कंटेंट होता है कि वो अपनी पानी के अंदर ही गल जाती है। आप ये देखें ना कि चिकन में भी कीमा पानी है जी, फिर उसके बाद आपके ये इसके अंदर भी पानी का कंटेंट है इनसाइड द टमाटर, तो जी, कितना को पानी डालना है? बिल्कुल। आपने बिल्कुल भी जब टमाटर आपके फाइन हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च डाल देनी है। दम के ऊपर आपने इसको रख देना है, ऊपर से लिड दे दें, या जो भी आप तवे पे बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं, इट्स लाइक पर्सनल चॉइस। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर इक्विपमेंट का अलग फ्लेवर निकल के आता है। हम इसको तवे पे बना रहे हैं, थोड़ा अलग फ्लेवर आएगा। आप इसको कढ़ाई में बनाएंगे या व्हाटएवर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो अलग आपका जो है एक फ्लेवर आएगा। लास्टली हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। कोई गरम मसाला कुछ भी नहीं इसके अंदर जाता। बड़ी ही सिंपल और आसान और यूनिक रेसिपी। आप इसके साथ जो है रुमाली रोटी या सादी रोटी अगर इसके साथ खाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा। इसके साथ मैं बनाऊंगी मिंट चटनी और उसके साथ हम बनाएंगे सैलेड। मिंट चटनी का तरीका? मिंट चटनी के लिए आपने सबसे पहले ले लेना है 1 हैंडफुल आपने लेना है पुदीने का और 1 हैंडफुल ही आपने लेना है धनिए का। साथ में इसमें जाएगी 2 से 3 हरी मिर्च। अच्छा, इट डिपेंड कि आप उसको कितना जो है वो उसका मिर्चें रखना चाह रहे हैं। अगर आप कम रखना चाहते हैं तो कम कर ले, ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा रख लें। 2 से 3 क्लोव्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक के साथ में। इसके अंदर थोड़ा सा खटास का एलिमेंट लेके आने के लिए हम इसके अंदर इमली का पल्प डाल सकते हैं या हम इसके अंदर लेमन जूस, विनेगर, तीनों में से कोई भी आप चीज़ें इसके अंदर डालें। डालने के बाद आप अपनी अच्छी तरीके से जो है उसको ब्लेंड करें और आइस डालकर ब्लेंड करें चटनी को। उससे क्या होता है कि आपकी चटनी का कलर जो है वो रिमेन ही रहता है, वो ब्लैकिश साइड पे या डार्कर ग्रीन में नहीं जाता। वो लाइट ग्रीन जो आपके धनिए का ओरिजिनल कलर या पुदीने का कलर होता है वो उसी पे ही रहता है। जैसे ही आपको जितनी क्वांटिटी में आपको अपनी मिंट सॉस अपनी दही में ऐड करनी है आप उसको ऐड करें और साथ में हम फ्रेश सैलेड, गार्डन सैलेड जो होता है वो बनाएंगे और आप इसको इंजॉय करेंगे अपने घर में। एक बड़ी ही अच्छी जुगन आपी, ख़ास तौर पे अगर आपके घर में दोपहर का कोई ब्रंच है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी एक आइटम है। एक थोड़ी सी यूनिक है और कंप्लीट मील है। पराठे के साथ भी बड़े पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आप इसको इस तरीके से अब ये देखिए कि सोच रही थी कि देखें मेरा स्टूडेंट मेरा उस्ताद बन गया। अब देखो ना, नहीं वही वाली बात है ना जान। देखो, होस्टिंग एक मुख्तलिफ चीज़ है, टीवी पे आना, खाना बनाना मेरा फोर्टे उस तरह से नहीं है। तो आप वही वाली बात ना कि फिर आपको मैंने एक तरफ से सिखाया, आप अब मुझे सिखा रही हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वही वाली चीज़ है ना कि उस्ताद तो आपको कोई भी है, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने टीचर्स के, जो हमारे सिखाने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने हमें एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचाया या पहुंचाना चाह रहे हैं, उनकी बात तो सुन लें। बिल्कुल। आजकल 90% रीज़न मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स का फोकस ना होने का और उनका ये ना जानने का कि यार हमने करना क्या है, वो ये रीज़न है कि उनकी कम्युनिकेशन ही नहीं है। आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, चले जाते हैं, सारा टाइम अपने फ़ोनों पे लगे रहते हैं। आई एम सॉरी, ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारे माशरे में आजकल कि बच्चे जाते हैं, फ़ोन अपने ले जाते हैं, डेस्क के नीचे ऐसे करके अपने फ़ोनों के साथ लगे रहते हैं। टीचर्स भी आप कह के तंग आ गए हैं। और बात यह कि आपके पास एक रिसोर्स है टीचर के फॉर्म में, आप उसे यूटिलाइज करें।
टीचर्स को तो इतना अच्छा लगता है जब आप क्लास के टाइम के बाद जाते हैं और कहते हैं मैम सर मुझे थोड़ा सा और गाइड कर दें या मुझे बता दें। अक्सर टीचर्स अपने आफ्टर क्लास आवर्स भी रखते हैं कि आप उनसे जाके मुलाकात कर लें। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम उनको टाइम देते हैं कि नहीं। बिल्कुल। और जुगन आप ये एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप और फिर एकेडमी और ट्यूशनों में सारा वक्त निकल जाता है और पता फिर भी आपको नहीं चलता कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। ऐसा ही। और आपको वो कहते हैं ना कि किसी ने एक चीज़ आपको सिखाई और वो आपको कभी भी ज़िंदगी में जो है वो नहीं भूलनी चाहिए, चाहे आप ज़िंदगी के पता नहीं किस किस मुकाम पे, एक हाई लेवल मुकाम पे भी चले जाएं, लेकिन जिन लोगों के साथ आपने इनिशियली चीज़ें स्टार्ट की हैं या उन्होंने आपकी स्टार्ट करवाई हैं, प्लीज़ उनको अपनी ज़िंदगियों में याद रखें, एप्रिसिएशन दें। आज भी जुगन आपी जब भी बेटा हमारा बीच में कितना अरसा हमारा टच खत्म हो गया, हमारा रास्ता नहीं था। हाँ। जब मुलाकात हुई तो फिर बिल्कुल वैसे ही हुई कि जैसे हम लोग, लेकिन कभी हम बिछड़े ही नहीं थे। आपको याद है कि अक्सर मगर कभी कोई लड़ाई, कभी कोई गिला, उस तरह के मसले नहीं हुए। अक्सर औकात ऐसा होता था कि मैं जुगन आपी को ज़रूर ख़ास तौर पर रमज़ान में एक थैंक यू का मैसेज करती होती थी कि आज आप लोगों की वजह से मैं इतने चैनल्स के साथ काम कर रही हूँ। और मुझे कुछ लोगों को इनकार भी करना पड़ता था कि क्योंकि मैं एक से 2 या 3 शो से ज़्यादा तो नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये चीज़ मैं कहती रहूँगी, जब तक मैं इस फील्ड में काम करती रहूँगी, मैं ये कहती रहूँगी कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ जुगन आपी कैसर सर की वजह से हूँ। आज जो भी चैनल मुझे बुलाता है, छोड़ दो ना, कैसर साहब की बात करो, वो हमारे बॉस है, उन्होंने हमें पहुँचाया है। मैं भी वहीं पे जहाँ पे पहुँची हूँ वो कैसर साहब की हेल्प और गाइडेंस से ही पहुँची हूँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब हम ये बात कहते हैं ना, मैं इसको क्यों नहीं मना कर रही कि बिल्कुल मत बोलो, ना करो, क्योंकि व्यूअर्स ये बात कहने से भी ना इंसान में एक आजिज़ी आती है। सही। जब आप रियलाइज़ करते हैं ना कि हम पैदा नहीं हुए थे सीखे हुए। ऐसा ही। कोई भी इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं होता सीखा हुआ। ऑब्वियसली कुछ एक हस्ती है इस पूरी दुनिया में, और वो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा हम सारे जो हैं ना तो सीखे हुए पैदा हुए हैं और ना ही हम लोग पैदाइश से गाइड। हमें माँ बाप ने उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, फिर दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर्स ने उंगली पकड़ पकड़ के सिखाया हमें। तो इन लोगों को याद रखना ज़रूरी है और अपने अंदर एक आजिज़ी का एलिमेंट और एक वो वाला एलिमेंट रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार अगर हम किसी की वजह से यहाँ पहुँचे हैं तो हमने फिर उनको रिस्पेक्ट भी करना है और अप्रिशिएट भी करना है। ऐसा ही। ये अच्छी बात होती है। मैं तो कहती हूँ कि माँ बाप भी अगर आपको कोई सूट लेके दें, कहीं खाने पे लेके जाएं, अम्मी वैसी चाय का कप बना दें, अम्मी थैंक यू सो मच, कौन कहता है? नहीं कोई कहता। पता नहीं जुगन आप भी लोगों को थैंक यू और सॉरी कहने में ना बड़ी कोई हेजिटेशन होती है, और जबकि ये दोनों बड़े खूबसूरत वर्ड्स हैं, बड़े ही टोकन ऑफ लव हैं। आप अगर इसको किसी को कहते हैं और इनसे ताल्लुक आपके मजीद बेहतर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे और क्या करना है? अभी हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। हमें टमाटर बिल्कुल इसके अंदर फाइन चाहिए, और ये देखिए कि मेरा ख्याल है कि अभी तक हमने पानी का एक कतरा भी नहीं डाला एक्सेप्ट फॉर मसाले के अंदर, जब हमने उसको रोकना वो भी मैंने सिर्फ आप समझे कि 2 टेबलस्पून, और वो उसी वक्त जो है वो उसी वक्त हो गया था। अब ये टमाटरों को बिल्कुल हम इसके अंदर अच्छी तरीके से कर लेंगे। जो भी थोड़े थोड़े चंक्स नज़र आ रहे हैं ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे ही ये हो जाएगा तो हम बस ये शिमला मिर्च जो है इसमें डालेंगे, ऊपर से 102 दफ़ा मिक्स करेंगे और दम पे लगा देंगे। तो हमारी तवा कीमा शिमला मिर्च जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, मतलब कि ऑलमोस्ट हमारा काम ख़त्म हो गया। बिल्कुल। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स तो हमारी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से होंगी जो हमें गाइड करेंगे फालिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फालिज आजकल इतना कॉमन हुआ हुआ है, अनम हर दूसरे बंदे के घर में को कह रहे जी अब्बा जी को फालिज हो गया, अम्मी को फालिज हो गया। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह हम सब के माँ बाप को हमारे सर पे सलामत रखे, उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। और आजकल तो फालिज के अटैक बड़े यंग लोगों में भी हो रहे हैं, बच्चों में भी हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है और ये है क्या चीज़ और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें भाई एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है। बात तो हमने इनसे स्ट्रोक यानी कि फालिज पे करनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी के हर मसले पे हम इनसे डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे साथ हेड ऑफ द न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एट सर्विसेज हॉस्पिटल हैं आप, प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल एंड इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी एट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर कासिम बशीर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जुगन, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक यानी कि फालिज, कुछ लोग उसे हार्ट अटैक भी कह देते हैं, मतलब लोग कहते हैं दिल का मसला हो गया, की हुआ है फालिज हो गया, तो कंफ्यूजन रहती है हमेशा। फालिज या स्ट्रोक है क्या?
जी, तो फालिज जो है बेसिकली इसकी दो किस्में अगर आप एक जनरल कैटेगरी में देखें तो एक है कि अगर दिमाग की शरेयान फट जाए तो उसको हम हेमरेज कहते हैं, वो भी एक फालिज है। या शरेयान के अंदर कहीं से क्लॉट आ जाए, ब्लड क्लॉट आ जाए, हार्ट से आ सकता है, वेसल के अंदर क्रिएट हो सकता है और वो आके शरेयान को बंद कर दे तो आगे खून नहीं जाएगा, तो वो भी एक उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, ये भी एक स्ट्रोक है। और एक तीसरी किस्म है जिसमें वार्निंग आती है, जिसको हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। उसका मतलब ये है कि चंद सेकंड या मिनट्स या कुछ देर के लिए वो फ़्लो कम होता है, मरीज़ को फालिज के सिम्टम्स होते हैं मगर वो एकदम रिवर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वार्निंग हुई है। तो ये तीन इकसाम हैं फालिज की और यही सब कुछ इसी कैटेगरी में सब लोग आ रहे होते हैं। इस खित्ते में यानी कि डेवलपिंग वर्ल्ड में जो इसकी रेशो है वो 70-30 है, यानी कि 70% जो फालिज के लोग आएंगे वो होंगे इस्केमिक यानी कि खून की नाली बंद हुई, और 30% आएंगे जिसमें शरेयान फटी। ओके डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि फालिज इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है? छोटे होते थे तो कभी सुनने को आता था कि भाई फलां आंटी, और ख़वातीन में ही पता नहीं क्यों ज़्यादा सुनने को आता था कि उनको फालिज हो गया है, तो यानी कि एक हिस्सा उनके जिस्म का साइड की नहीं, एक साइड लेफ़्ट साइड नहीं काम करी या राइट साइड नहीं काम करी, तो बड़ा, और फिर सालों के बाद मतलब कुछ साल लगते थे तो वो फिर ठीक हो जाते थे 100%, किसी के मुँह के साइड टेढ़ी हो जाती थी। अब तो हर दूसरे घर में सुनने को मिलता है, और हैरान कुन बात यह है कि डॉक्टर साहब यंग लोगों में और बच्चों में भी सुनने को मिल रहा है। पहले होता था कोई 70 साल की आंटी हैं, 80 साल के अंकल हैं, उनको हो गया, अब तो 50 ईयर्स, 40 ईयर्स, 35 ईयर्स, इवन यंग बच्चों में। क्या हुआ है ऐसा जो ये बढ़ गया है, या क्या पहले भी होता था हमें पता नहीं था? नहीं जी, पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। अब जो नई स्टैट्स आ रही हैं उसमें ये है कि अगर इस कमरे में कोई 100 लोग बैठे हैं और उनमें से जो 25 साल एंड अबव हैं उनमें से 1 in 4 को फालिज होने का रिस्क है, 25 साल एंड अबव। तो भाई इधर 25 साल से बड़ी उम्र के कौन कौन है, ज़रा हाथ उठा दें, क्यों सारे 25 साल किसकी उम्र है या उससे बड़ी? तो उसमें जो तो यानी कि हम सब अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम में से 1 in 4 यानी कि हम में से 2 लोगों को किसी भी टाइम पे स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि अभी 8 लोग तो मुझे नज़र आ रहे हैं। जी, तो अब ये जो नंबर है वो अब ये फालिज तो बिल्कुल भी वो बात में नहीं आता कि ये सिर्फ एल्डरली लोगों की बीमारी है, अब ये यंगर की है। और आपने पूछा कि क्यों हो रहा है, क्यों होने की वजह एक ये है कि हमारी जो यहाँ पे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी बहुत बढ़ना शुरू हो गई है। हमारे खानों में शुगर एंड सॉल्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा है। हमारे जानने वालों के 14 साल के बच्चे को फालिज का अटैक हो गया था डॉक्टर साहब, उसका वज़न ऑलमोस्ट 200 किलो के करीब। जी। 200 किलो, नॉट पाउंड्स। तो अब जो एक और मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो काफ़ी आप उस पर हैरान होंगी, वो ये है कि अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जब वो देख रहे हैं प्रिवेंटिव थेरेपीज़ के बारे में, तो अब वहाँ से जो डेटा निकलना शुरू हो गया है वो ये बात कर रहे हैं कि आपका अगर आपने प्रिवेंशन करनी है तो आपने 10 साल के बच्चे से ऑनवर्ड करनी है। तो 10 साल के बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, उसके खाना पीना क्या होना चाहिए, उसकी रोज़मर्रा की जो सारी एक्टिविटीज़ वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो आप उस लेवल से जब शुरू करेंगे तो उसकी प्रिवेंशन होगी। डॉक्टर साहब सिंपल बात है, घर की जब नींव डालते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा उस पर तवज्जो क्यों दी जाती है कि भाई नींवें जो हैं वो मजबूत होंगी, फाउंडेशन मजबूत होगी तो उसके ऊपर घर जो भी आप बनाएंगे अगर वो ज़रा हल्का भी बना होगा तो नींवें उसे संभाल लेंगी। आपने बिल्कुल सही उसको कंपैरिजन जिस्म किया। भी ऐसा ही है। बिल्कुल। तो और उसमें अब ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें भी बहुत ज़्यादा आ गया। अब ज़्यादातर जो लोग बच्चे हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में नहीं जा रहे, उसकी वजह से वेट गेन होता है, वो हर वक्त स्क्रीन्स के ऊपर हैं। अभी आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने रील्स का बताया कि जी 15 सेकंड ज़्यादा उसकी अटेंशन स्पैन नहीं है। अब आप खुद सोचें कि इन जनरल आपकी कैपेसिटी ही नहीं है कि आप 15 सेकंड ज़्यादा करते हैं। यू वांट कि चीज़ें चेंज हों रैपिडली। उससे क्या होता है, उसमें हाइपर एक्टिविटी आती है, उसमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, और ये जो सारे बच्चे हैं फिर इसमें आपको वेट गेन्स की प्रॉब्लम आती हैं। बिकॉज डॉक्टर साहब ब्रेन का ओवर यूज ही है ना एट द एंड ऑफ द डे जी। और गलत यूज हो रहा है। बिल्कुल रिपेटिटिव है, एक चीज़ ऐसी हो रही है। और क्योंकि देखिए व्यूअर्स याद रखें, हम जब टीवी देख रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें आपके सामने कंसिस्टेंटली आ रही होती हैं। जी बिल्कुल। अब ये स्क्रीन सोचे ये है और बच्चा ये है, एक गर्दन के मसाइल, सर्वाइकल के, हर दूसरे बच्चे के गंदे गर्दन और गंदे में गर्दन और कंधों में प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट अ वेरी वेरी एक ड्रॉनी चीज़ है। अब इन गर्मियों में जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल डॉक्टर साहब, मेरी बेटी 4 साल की, मेरा बेटा 8 साल का है। बड़ा बेटा तो माशाल्लाह 19 साल का है, वो अब यूनिवर्सिटी चला गया। अब ये दोनों बच्चे, मुझे हर बंदा कहे अच्छा इनको इस वाली समर कैंप में डाल दो, उसमें डाल दो। हर समर कैंप वो वाली के ड्राइंग, कलरिंग या कोई रोबोटिक्स, वो भी कराया मैंने बच्चों को।
बच्चों ने अपनी इस बार कोडिंग सीखी है, हसन ने और नूर ने, दोनों को भेजा मैंने। लेकिन नूर ने जिम्नास्टिक्स भी की है, नूर और हसन दोनों ने स्विमिंग की है, हसन ने फुटबॉल खेली है, यानी कि दो इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रही है डेली की, डेली नहीं तो 6 days a week, क्योंकि एक दिन बीच में मैं उनको कहती थी संडे को जो फनकारी इन्होंने करनी है कर ले। और उसके साथ साथ मैंने नूर को बैले में भी डाला। हसन को नहीं था इंटरेस्ट नाच नूच में, मैंने कहा उसको किसी डांस में डालो कि हिले। बिल्कुल डॉक्टर साहब हम तो बैठते ही नहीं थे जब हम छोटे थे, एग्जैक्टली। हमें तो मार मार के अंदर घर में लाते थे कि भी रात के 8 बज रहे हैं अंदर आओ। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, अब वो कम हो गई हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे जो एक काफ़ी ज़रा वो होता है, सैड है वो चीज़, वो ये है कि लड़कों के लिए तो फिर आउटडोर स्कूल्स वगैरह में एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, मगर लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत कम है, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इन द लॉन्ग रन। लड़कियों को हम लोग जो कहते हैं ना कि लड़कियां जब 40s 50s में पहुंचती हैं तो उनको कमजोरियां हो रही होती हैं। अब मज़े की बात बताओ डॉक्टर साहब, पिछले कोई फ्यू इयर्स में मैंने नोटिस किया कि मेरी बहुत सी जो फ्रेंड्स हैं ना वो बहुत लेज़ी सी हो गई हैं। लेज़ी से सॉरी लेज़ी नहीं कहना चाहिए, पर ज़रा कम हिलना शुरू हो गई हैं। तो मैं कहती हूँ कि यार, लोग कहते हैं यार यहाँ दर्द वहाँ दर्द, आई एम लाइक व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। वो कहती है हमने तुम्हारी तरह सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स नहीं खेली। मैंने डॉक्टर साहब कभी स्पोर्ट्स छोड़ी ही नहीं, अभी भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाके पैडल खेलती हूँ। जो कोई नई चीज़ आती है, वॉलीबॉल है, पैडल है, मैं तो बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेलती हूँ। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर साहब अपनी फिजिकली हम एक्टिव, भाई जिस्म का जो हिस्सा नहीं इस्तेमाल करेंगे वो नकारा हो जाएगा। बिल्कुल जी, तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो तो बहुत ज़रूरी है, और अब तो वैसे भी ये है कि आपने मिनिमम 7,000 to 8,000 स्टेप्स अ डे करने हैं। डॉक्टर साहब आपने भी अपने आप को फिट रखा हुआ है। अक्सर डॉक्टर्स होते हैं जो अपने आप को नहीं फिट रख पाते क्योंकि सारा काम बैठे बैठे होता है। जी बिल्कुल। तो ये अब जो सारा हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इसका जो एक और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो आता है आपके हेल्थ केयर कॉस्ट के ऊपर। तो वो बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है और चीज़ें अफेक्ट होती हैं। डॉक्टर साहब मैंने ये भी सुना है कि अगर एक दफ़ा फालिज हो तो बार बार होने का खदशा हो सकता है। जी, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? तो जो फालिज के मरीज़ है उसको पहले साल में तकरीबन 15 से 20% रिस्क है कि फालिज फिर से हो सकता है, इसलिए उसका डायग्नोसिस कि ये क्यों हुआ है, फिर उसकी प्रिवेंशन और वो सारा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अब वहाँ पे डॉक्टर साहब। ये तो मैं सिर्फ समझना चाह रही थी कि ये जैसे 2-3 दफ़ा जब शुरू में हमने बहुत ज़्यादा कैंसर पे बात शुरू की तो यही मैंने कहा, पूछा उस वक्त कि जी कैंसर का क्या शरह बढ़ गया, तो लोगों ने कहा नहीं पहले भी होता था, तशखीस नहीं होती थी। अब लोग यही कह रहे हैं कि हाँ पहले होता था, हमें कम पता था, लेकिन बढ़ भी बहुत गया है। ऐसा ही है। सो स्ट्रोक तो व्यूअर्स एक ऐसी चीज़ है कि आपको नज़र आ जाता है कि अगले को स्ट्रोक हो गया, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो होती थी और पता नहीं चलता था। अब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब ज़ीरो से लेके इलाज के बाद की आफ्टर केयर की हम बात करेंगे कि यानी कि किसी को स्ट्रोक हो रहा है या फालिज का अटैक हो रहा है या होने वाला है तो उसके क्या इंडिकेशंस हैं, उसके बाद हमें फ़ौरन क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमें पूरी गाइडेंस देंगे, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। किसी भी वक्त खुदा न खास्ता आपके घर में भी किसी को स्ट्रोक हो सकता है। ये प्रिवेंटिव और जान बचाने वाली इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने डॉक्टर साहब के साथ सारा सुख दुख कर लिया है, पूरा ख़ानदान, पूरा ससुराल डिस्कस कर लिया। पीटीवी 3 साल जब नहीं थी वो भी पूरी बात कर ली। डॉक्टर साहब को एक्चुअली माहिर नफ्सियात होना चाहिए था, आप गलत प्रोफेशन में आ गए डॉक्टर साहब। वैसे ये भी वैसे नफ्सियात से ही रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसेज, हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एट सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल एंड इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी एट सिम्स, प्रोफेसर डॉक्टर कासिम बशीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब अब मजाक शजाक अपनी जगह, नाउ मेन पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, मुझे ज़ीरो से लेके पोस्ट केयर तक अब आप मुझे गाइड करें। अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है या फालिज का अटैक हो रहा है, कौन से लोग ज़्यादा प्रोन हैं? क्योंकि सुना है कि डायबिटीज़ वालों को या हाई ब्लड प्रेशर वालों को स्ट्रोक का ज़्यादा चांस होता है, तो थोड़ा ये अब हमें गाइड करें। जी, तो पहली बात तो ये कि मेरी नज़र में तो ये कि कोई स्पेसिफिकली हाई प्रोन नहीं है, मगर ऑब्वियसली अगर आपके कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, जो भी है, ऑब्वियसली आप कंपेयर टू दूसरा पर्सन जिसको ये नहीं है आप हाई प्रोन हैं। तो मगर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फालिज के साइंस क्या हैं। हाँ। अगर आप फालिज को पहचान जाएं तो फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ।
तो एक सबसे बड़ा जो फ़र्क मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपके थ्रू ये पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि जब दिल का दौरा पड़ता है और फालिज का अटैक होता है तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फालिज के अटैक को दिल का दौरा समझ के गलत हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। दिल का दौरा जो है वो आपकी दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि वो आप कभी सारी ज़िंदगी भूलेंगे नहीं वो वाली दर्द, और वो आपको ड्राइव करती है हॉस्पिटल की तरफ। फालिज अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज़ पेनलेस, मगर उसमें आपकी या तो एक चेहरे की साइड वीक हो जाएगी, हाथ टांग वीक हो जाएगा, बोलने में प्रॉब्लम आ जाएगी, एक आंख की नज़र इफेक्ट हो सकती है, उसके बाद ये कि आपका बैलेंस ऑफ हो सकता है। मगर जो 4 मेजर चीज़ें हैं, फेस, आर्म, लेग, स्पीच, ये आपकी इफ़ेक्ट होती हैं। हमारे एक जानने वाले को सामने स्ट्रोक हुआ, वो बोल रहे थे और एकदम से वो चीज़ें भूलना शुरू हो गए। एकदम से वो अपनी तरफ से उनको जब बाद में पूछा तो उन्होंने कहा मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, लेकिन वो और एकदम से ना ग्रुप हो गए। बिल्कुल, तो ये ऐसा ही स्टार्ट होता है और फिर एकदम वो प्रोग्रेस करता है। तो अगर आपको खुद अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे फालिज हो रहा है और आपके पास ये कैपेसिटी है उस वक्त कि आप कोई हेल्प ले लें, तो आप फ़ौरन इमरजेंसी को कॉल करें और 1122 को कॉल करें। वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कहता हूँ कि एक ही इमरजेंसी के नंबर को याद रखें, क्योंकि आप मल्टीपल इमरजेंसी के नंबर्स को याद कर भी नहीं सकते, ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क का एक ही होना चाहिए नंबर। जिस तरह आप अमेरिका जाते हैं तो 911 है, जो भी चीज़ होगी आप 911 को कॉल करेंगे, वो आपके जब से पैदा होंगे ऊपर तक आपको हमेशा वो नंबर याद रहेगा। तो इसी तरह हमारा 1122 जो है उसको हमें याद रखना चाहिए। आपके घर में छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होना चाहिए कि अगर बाबा की तबीयत ख़राब होती है, मामा की होती है, मामा गिर जाती है, कुछ होते हैं, बेबी बेटे आपने 11 वाहिद फ़ायदा बच्चों को डिवाइसेस देने का ये है कि इवन 2 साल का बच्चा नंबर डायल कर लेता है। बिल्कुल 1122 आपको पता है बाहर के मुल्क में 1 साल के बच्चे को 911 का पता होता है। ऐसा ही है जी। हाँ तो फालिज का हम जो अभी हमने एक रीसेंट वीडियो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू बनाई है, जिसका अभी मंडे को लॉन्च हुआ था, उसमें हमने आपने सेंटर बनाया है? जी, हमने सेंटर भी बनाया। तो जो पब्लिक अवेयरनेस का एक एक्रोनिम है FAST, FAST, फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम टू कॉल। तो इसी की जो वीडियो जो बनी है, जो आप अभी ऑनलाइन भी अब देख सकते हैं, वो है कि अगर आपको ये सारे साइन सिम्पटम्स हो रहे हैं तो फ़ौरन टाइम टू कॉल 1122। जब आपने 1122 को कॉल कर दिया तो उनका काम ये है कि वो आपको फ़ौरन इसको इमरजेंसी लें। जब आपकी कॉल उनको जाती है, वो आपसे सिम्टम्स पूछते हैं या जो विटनेस होगा वो ये चीज़ें बताएगा, उनको समझ आ जाएगी, तो उनका टाइमली रिस्पांस, ये सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रोक चेन है। फिर तीसरे पार्ट आता है कि उस मरीज़ को आप स्ट्रोक सेंटर्स की तरफ लेके जाएं, क्योंकि जहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी उम्र 80 साल एंड बिलो है, आपकी जो पहली फालिज के इलाज की जो घड़ी है वो 4.5 घंटे की है, यानी कि अगर अभी किसी को छुआ है, यहाँ से आगे 4.5 घंटे की घड़ी शुरू हो चुकी है। तो आप जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपसे सारी चीज़ें करते हैं। आपका एक बेसिक CT स्कैन होता है और उसमें CT स्कैन में आपका डिफ्रेंशिएशन होती है कि ये हेमरेज है या ये क्लॉट वाला है। और प्लीज़ जब हॉस्पिटल जाया करें तो व्यूअर्स प्लीज़ डॉक्टर्स के साथ ताउन किया करें। अक्सर लोग स्ट्रोक के और हार्ट अटैक के केस में इतने हाइपर हुए होते हैं कि डॉक्टर पेशेंट पे तवज्जो नहीं दे पाता, और जो अटेंडेंट्स होते हैं साथ होते हैं, नो डाउट किसी का मियाँ, किसी मेरे अपने हस्बैंड का स्टेंट डला हुआ है, मुझे पता है बंदे का त्राह निकल जाता है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस वक्त अपने दिमाग को हाजिर रखें और वो बंदा डॉक्टर से जाके बात करे जो हाइपर नहीं हुआ। क्या करे, हमें बताएं, दिखाएं, अंदर घुस रहे हैं। प्लीज़ व्यूअर्स, डॉक्टर्स को अपना काम है, हाथ जोड़ियों काम करने दिया करें। मैंने पिछले दिनों एक बड़ा डरावना सीन देखा कि डॉक्टर्स को घर वाले नहीं मैनेज करने दे रहे थे, बंदे की डेथ हो गई। बिल्कुल। और वो कोताही डॉक्टर्स की नहीं थी, वो घर वालों की। मुझे तो अब ये हो रहा है कि हमें आपको अपना स्ट्रोक एडवोकेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि माशाल्लाह यू नो एवरी स्टेप कि लोगों के साथ फीलिंग क्या है, क्योंकि लोग जो हैं वो फॉर ऑब्वियस रीज़न आपके किसी लव वन का कुछ हो रहा है तो वो आपको पैनिक होता है, मगर उस पैनिक में हाजिर दिमागी उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पेशेंट है वो हाजिर दिमाग नहीं है। क्योंकि उस वक्त जो फैमिली का मेन काम होना चाहिए कि वो एक पॉइंट पर्सन को डेजिग्नेट कर दें जो आपकी मेडिकल फ्रेटर्निटी से कम्युनिकेट करे, उनको चीज़ें दे। वो जो सारा एक ऊपर एक ग्रुप आता है लोगों का, फैमिली का, वो जो हमने एक टाइमली चीज़ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन क्यों लगा रहे हैं? ओ भाई, उस वक्त अगले को सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे तो वो मर जाएगा बंदा जी। आप सवाल जवाब में टाइम वेस्ट करते हैं। उस वक्त व्यूअर्स एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हाइपर बंदा एक तो हॉस्पिटल जा ही ना, और अगर जाना है तो प्लीज गाड़ी में बैठे या बाहर रहें। अस्पताल का देखें, और भी लोग वहाँ पे होते हैं, ऐसा ही है। और स्ट्रोक सेंटर में तो हर बंदा ही इस प्रॉब्लम में आया हुआ होता है।
अच्छा उसके तो अच्छा, फिर आप जब फालिज के सेंटर में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री क्विकली रिव्यू करते हैं। उनके पास 10 या मिनट। एक सेकंड डॉक्टर साहब, या फिर इमरजेंसी में ले जाएं अगर आपको स्ट्रोक सेंटर का नहीं जी। पता इर्द गिर्द, तो तो आप इमरजेंसी में इमरजेंसी में लेके जाएं। वहाँ पे हमारे सारे अब जो स्ट्रोक बेस हैं वो क्रिएट हो गए। तो अब पब्लिक सेक्टर में 14 सेंटर्स क्रिएट हुए हैं पिछले 1 साल में। माशाल्लाह, और कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर जी साहब। बिल्कुल। तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई तकरीबन 135 करोड़ इसमें इन्वेस्ट हुआ है, सॉरी 14 करोड़ करीब इस पर लग चुके हैं। और इसमें फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस इंजेक्शन है वो इन 14 सेंटर्स पे पड़ा हुआ है, जो कि पहले 4.5 घंटे में लगता है। अगर आपकी उम्र 80 एंड अबव है तो ये विंडो कम होकर 3 आवर्स पे आ जाती है। तो उसके लिए कई बार जो आपको जिस तरह हार्ट की एंजियोग्राफी जिस तरह होता है, इसी तरह का एक और सेंटर हमने अब क्रिएट किया जिसको हम टाइटल देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर। जो ये 14 हैं ये प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स हैं जहाँ पे IV इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। और उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंसिव है जहाँ पे एंजियोग्राफी होती है, जो कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस है। वहाँ पे जो डिवीज़न है उसको भी, डिपार्टमेंट को मैं ही हेड करता हूँ। और तो वहाँ पे ये इलाज होते हैं कि एंजियोग्राफी के ज़रिए क्लॉट्स निकाले जाते हैं। तो ये जो 14 सेंटर से मरीज़ हैं वो अब हम एक मैकेनिज़्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उधर ट्रांसफ़र हो जाएं और इस तरह कुछ हो। जब आपका हॉस्पिटल में इलाज हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद जो एक फोकस है वो ये है कि इन मरीज़ों को आपने कम्युनिटी में रीइंटेग्रेट क्योंकि करना। डॉक्टर साहब अगर किसी की लेफ्ट साइड मुतासिर हो गई है तो सारी ज़िंदगी वो मुतासिर रहती है। एग्जैक्टली। क्यों? बिल्कुल। तो अब ये कुछ लोग ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड करते हैं और जितना जल्दी आप आएंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके आउटकम से। मैंने आपको 4.5 घंटे कहा, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको पता चल गया 15 मिनट पे आप कहें कि अच्छा मैं पहले फ़लाँ खाला को बुला लूँ, फ़लाँ मामू वो आएंगे लेके जाएंगे तो हम 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। मगर नहीं, आप जितना जल्दी पहुंचेंगे तो उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि हर मिनट जब फालिज हो रहा है तकरीबन 2 मिलियन ब्रेन के सेल्स की डेथ हो रही है। मैंने पिछले दिनों आप लोगों से व्यूअर्स हमसायों की बात की कि हमसायों की कितनी इंपॉर्टेंस और वैल्यू होती है। पहले वक्तों में खुदा न खास्ता किसी के घर कोई मसला होता था, बंदा बाहर गली में निकलता था कि कोई अस्पताल ले जाए तो सारे आगे बढ़ के आते थे। इसीलिए कहती हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स मैटर करती हैं। बिल्कुल। खाला फुप्पो चाची का वेट करने से 100 गुना बेहतर है कि हमसायों में जाके कह दे कोई प्लीज़ हमें ले जाए अगर आप नहीं जा सकते। और हज़ारों कार सर्विसेज भी हैं जिनको आप कॉल कर सकते हैं जो 5 मिनट 3 मिनट में आ जाती हैं। टाइम नहीं लेना व्यूअर्स, ये टाइम जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं टाइम सेंसिटिव है। याद रखें गाड़ी में बैठ के अस्पताल पहुंचने में भी एक टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद अब जो आगे जो एफर्ट्स हैं वो ये हैं जी। तो उसके बाद ये है कि मरीज़ को आपने एक तो उसकी सेकेंडरी प्रिवेंशन करनी है कि आपने वजह ढूंढनी कि स्ट्रोक हुआ क्यों, ताकि पहले साल में वो रिस्क कम हो, ताकि फिर से ना हो। उसमें आपकी काउंसलिंग आती है, ट्रीटमेंट्स आती हैं। और फिर ये है कि कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन में रिहैबिलिटेशन का बड़ा मेजर रोल है। और रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपीज़ हैं, अब रोबोटिक्स आ गई हैं, वो सब चीज़ें जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लाना भी चाह रहे हैं। और अब तो बाय द वे ऐप्स भी आ गई हैं जिसपे आप एटलीस्ट जो घर पे चीज़ें कर सकते हैं आप कर सकते हैं। जी। और मगर जो मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगा कि मोटिवेशन से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। और अगर वो आप घर वाले ही दे देंगे, घर वाले देंगे, या आपके अंदर होनी चाहिए कि आप मोटिवेटेड हैं। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है या होगा ज़िंदगी में, मगर ये कि अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए टेक होम। तो कि जी अगर फालिज हो रहा है, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें कि अगर चेहरा, हाथ, स्पीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फ़ौरन 1122 को कॉल करें। और जो आपका करीबी इमरजेंसी सेंटर है उधर वहाँ पे लाएं। और वहाँ पे अगर स्ट्रोक का ऑलरेडी बे क्रिएट हुआ है तो वहाँ स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अगर आपको मिलता है तो उसमें प्लीज़ उस स्ट्रोक के ट्रीटमेंट को कंसेंट करें, उसको कहें कि हम लेना चाहते हैं। और उसके बाद जो भी आपकी प्रिवेंटिव थेरेपीज़ हैं वो होनी चाहिए। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं तो उस पर भी अभी से काम करना शुरू करें, ताकि पहली बात ये कि ये हो ही ना आपको। और यही मेरा मेन टेक होम मैसेज है, क्योंकि अगर आप प्रिवेंशन पे काम कर लेंगे तो ये इमरजेंसी वाले काम भी खुद ही कम होना शुरू हो जाएंगे। और प्रिवेंशन में क्या है व्यूअर्स, अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, या एक्सेसिवली लो ब्लड प्रेशर का इशू है जैसे मुझे होता है, तो उसको मॉनिटर करें, उसको इन चेक रखें और अपने मुआलिज से रेगुलरली अपनी जाके दवाइयाँ और चीज़ें मॉनिटर करें। लोग क्या करते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवाई मिली 6 साल पहले, आप वही डोज वही चीज़ लेते चले जा रहे हैं और डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे चेक कराने के लिए। तो फॉलो अप्स होते हैं, एक दफ़ा कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो यू हैव टू स्टे इन फॉलो अप। एंड सिंपल चीज़ें जो हम हर रोज़ प्रोग्राम पे कहते हैं व्यूअर्स, खुराक, लाइफस्टाइल को चेंज करें, हेल्दी खाने की तरफ जाए, रात को लेट नाइट स्नैकिंग नॉनसेंस नहीं खानी, नींद को पूरा करना है। और नींद
रात के वक्त पूरी होती है, क्योंकि ऐसे एंजाइम्स, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बच्चों के अंदर, ग्रोथ के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो दिन के टाइम सोने से नहीं होते। नींद पूरी करनी है, अच्छी खुराक लेनी है, एक्सरसाइज डेली आपने करनी है, यानी कि चहलकदमी, अपना एक गोल बनाने कि जी 8,000 to 10,000 स्टेप्स आपने करने ही करने। हर वक्त आप लोगों के हाथों में फ़ोन होता है, उसमें आपके वो स्टेप्स गिन सकता है। एंड्रॉयड फ़ोन सस्ते से सस्ते में भी अब ये वाला ऑप्शन आ गया है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपना रेगुलरली जो है अपने, जिस तरह दांतों के डॉक्टर के पास साल में एक दफ़ा ज़रूर जाएं, आंखों को साल में एक दफ़ा चेक करें। व्यूअर्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। मसला हो जाए उसे हल करना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, चीज़ ना हो, खर्चा भी बचता है, टाइम भी बचता है और इंसान एक खुशहाल लंबी सेहत वाली ज़िंदगी गुजार सकता है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ऐसी गॉसिप कर रहे थे कि अगर वो ऑन एयर चली जाती तो बड़ा स्यापा पड़ जाना था, लेकिन अब हम वापस ऑन एयर आ गए, वो भी ना स्टेट चैनल पे, तो हम बंदे पुत्र बनेंगे भाई। 3 बहुत ही ब्रिलियंट और अगर कहें कि उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ बैठे हुए हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। आइए मुलाकात करते हैं, क्योंकि आज 2 लड़के हैं तो हम लड़की की तरफ एंड में आएंगे। हमेशा मुझे ये ताना मिटता है कि हमेशा आप लड़कियों को इम्पोर्टेंस देती हैं, जो बाय द वे देनी भी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अनवर हमारे साथ हैं, प्रो वाइस चांसलर एट नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस लड़का। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लड़का कहूँगी तो मैं लड़की होंगी ना भैया, मैंने अपने आप को भी तो सेव करना है। मैं कहा जी तो हमारे साथ 2 अंकल बैठे हुए थे, फिर मैं भी आंटी हो गई, तो हमने तो अपने आप को भी तो कवर करना होता ना सर। देन हमारे साथ है हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे लाडले, हमारे प्रोग्राम का मैं कहूँगी रेगुलर हिस्सा ही है। थैंक यू जी। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, चेयरमैन हैं ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट एट द पंजाब यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल। बहुत स्टार्टी थे प्रमोशन होती जा रही है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पढ़े लिखे होने का ये बड़ा फ़ायदा होता है ना। मैं भी सोचूंगी इसके बारे में जी बिल्कुल। एंड देन ऑफ कोर्स हमारी बड़ी प्यारी सहेली, अब हैं तो सहेली लेकिन बड़े बड़े काम करती हैं माशाल्लाह। हेड ऑफ स्कूल हैं ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स सिस्टम्स इन पाकिस्तान। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर शाजिया इकबाल खान हमारे साथ हैं। थैंक यू जुगन फॉर इनवाइटिंग मी, माय प्लेजर। और माशाल्लाह जिस स्कूल को आप हेड करती हैं वो मुझे भी ज़रा पसंद है, थोड़ा थोड़ा। दैट्स फैंटास्टिक। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आपसे मैम आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। असातिज़ा की रिस्पेक्ट पे तो हमने शुरू में बात की और बहुत ज़्यादा इस बात पे तमीज़ बांधी कि प्लीज़ पेरेंट्स भी टीचर्स एंड स्पेशली स्कूल के हेड्स के साथ कोऑपरेट किया करें। जब आप ताउन के साथ, अभी ब्रेक से पहले यही बात हो रही थी कि हॉस्पिटल जब आप जाते हैं स्ट्रोक के पेशेंट को लेके, जब घर वाले तमाशा डाल देते हैं तो पेशेंट की केयर मुतासिर होती है। इसी तरह जब पेरेंट्स वगैरह बच्चों की तालीम में इस लेवल पे इंटरफेयर करते हैं कि असातिज़ा को और हेड ऑफ स्कूल को बता रहे होते हैं कि वो कैसे स्कूल चलाएं और बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो तब मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया। मैं स्पेसिफिकली बात करना चाह रही हूँ करियर काउंसलिंग पे। माँ बाप का ये गिला है कि स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को गाइड ही नहीं करते सही, जबकि हम जब छोटे थे तो हमें पता ही था कि हमने क्या बनना है या कुछ तो सोचा हुआ होता था। अब 18-20 साल की उम्र पे बच्चे को पूछो बेटा आपने क्या पढ़ना है, आपको भी पता है मैम, आप अपने विद योर चिल्ड्रन ऑल्सो यू गोइंग, आई वेंट थ्रू दिस विद हमजा ऑल्सो। वो तो वहाँ पे गया तो उसको क्या हुआ कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूँ। तो मुझे बताएं कि करियर काउंसलिंग क्यों और कितनी अहम है आपकी नज़र में? जुगन, जो डिफरेंस आप कह रहे हो ना, जब आप बड़े हो रहे थे या जब हम बड़े हो रहे थे तो इतनी डाइवर्स फील्ड्स नहीं थे, इतनी चॉइसेस नहीं होती थी। जबकि मैं बड़ी हो रही थी उस वक्त डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही सबसे मतलब एक फील्ड होता था और इसके अलावा आपको कुछ नहीं होता था। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम्स हैव चेंज, अब इतने फील्ड्स आ गए कि जो आज एक फील्ड इस वक्त रेलेवेंट है, अगले 10 साल में वो शायद इररेलेवेंट होना शुरू हो गया है। जैसे कि जनरेटिव एआई ने हैज़ टेकन ओवर अ लॉट ऑफ फील्ड्स इन मेडिसिन। तो अब वो डॉक्टर्स जो कि पहले जिनकी बड़ी रेलेवेंस थी, जैसे कुछ सर्जरीज़ हैं जो कि अब रोबोटिक सर्जरीज़ हो रही हैं, तो कुछ सालों के बाद ये डॉक्टर्स की भी वैलिडिटी बहुत कम हो जाएगी। सो टाइम्स हैव चेंज, वक्त बदलना शुरू हो गया, रैपिडली अवेयरनेस बढ़ रही है, दुनिया एडवांस कर रही है। तो इसलिए इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जब वो ग्रेड 9-10 की तरफ जाते हैं, कि हम उनको एक चैनलाइज करना शुरू करें कि ये है आगे दुनिया और आपका इंटरेस्ट क्या है, बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट आप क्या करना चाहते हो।
लेकिन भाई हम लोगों ने तो अपने अपने पैशंस को परसू कर ही लिया और कुछ ना कुछ उसमें से निकाल ही लिया। बच्चे कहते हैं हमें तो डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, तो करियर काउंसलिंग स्वाते मिट्टी करेंगे अगर बच्चे आपको घूम के कह रहे हैं। आजकल आपको पता है कि हमजा की एज ग्रुप का हर बच्चा 18 साल की उम्र से 25 साल की उम्र का बच्चा कह रहा है डिग्रीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, डिग्रीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इस पे आप क्या कहेंगे? और सर आपका ओपिनियन भी इस पे बहुत मैटर करता है। बात क्योंकि ठीक स्कूल है। के लेवल तक पढ़ लेंगे, जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो कहते हैं कि जी बीए की गैर ज़रूरी है, कोर्सेज कर लो आप फिर भी आगे निकल जाओगे। क्या कहेंगे आप इसका? बेसिकली ये जो डिग्रीज का इरेलेवेंट होना है या ये जो आज की जनरेशन है, जनरेशन जी जिसे हम कहते हैं, वो किसी हद तक वो बात ठीक कर रहे हैं क्योंकि उस डिग्री से उन्हें मिल नहीं कुछ भी रहा। बेसिकली डिग्री तब रेलेवेंट होती है जब उस डिग्री से रिलेट करके आगे जॉब्स हों या उससे आगे कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हो, तो उस लिहाज से उनकी बात ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल ये है कि जो तालीम है वो आपको बंद गली में या बंद दरवाजे खोलने सिखाती है, आपको नए रास्ते बनाना सिखाती है। सो अगर आप किसी जगह क्योंकि क्राफ्टमैनशिप बड़ी अच्छी बात है, आपको अर्न करके देगी, जॉब देगी, लेकिन कहीं जहाँ फंस जाएंगे वहाँ से नया रास्ता निकालना अगर आपने है, या आप चाहें कि आप डाइवर्स हों या आप चीज़ों के बारे में और तरह से सोच सकें या फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आए, तो वो तालीम ही आपको दे रही होती है। तो इस लिहाज से तालीम हमेशा ही मतलब रेलेवेंट होती है, लेकिन समझा उसको इरेलेवेंट जाता है। आई गेस डॉक्टर साहब आपके पास आती हूँ अब ये बात लेके। आप एक यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे हैं, यू द प्रो वाइस चांसलर। अगर हर बंदा ये कहेगा कि डिग्री की नहीं ज़रूरत तो यूनिवर्सिटियों में दाखिले कौन लेगा? और उसके साथ साथ ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ना है आपने उसी में आगे काम करना है, ये वाली सोच पता नहीं लोगों की क्यों नहीं चेंज हो रही। माई डिग्री इज़ मीडिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोकल्चर एंड सोशियोलॉजी विद अ माइनर इन साइकोलॉजी। ऑन स्क्रीन होस्टिंग का तो उसमें कुछ भी नहीं था, एक्टिंग उसमें बिल्कुल भी नहीं सिखाई गई। मैंने तो ये सारा कुछ एज अ साइड चीज़ किया, लेकिन अगर मैं ये डिग्री ना हासिल करती तो मुझे लोगों के साथ डील करना, कम्युनिकेट, बहुत सी चीज़ें मैं ना सीखती। मुझे लगता है डिग्री मैटर करती है, इसीलिए बेटे को चित्र मार के कहा कि जा पढ़ बीए ते करना फिर आगे गल करेंगे। मैं तो कहती हूँ यार पीएचडी करनी चाहिए बच्चों को। जी सर। अच्छा देखो जुगन, इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभी ना पाकिस्तान में ओवरऑल एक सारी यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि जी ओवरऑल एक स्लम्प है एडमिशन्स में। बच्चे अब जो हैं वो उस स्टेज से बाहर आ गए हैं, बाहर निकल गए हैं, जहाँ पे जाके बच्चे ये कहते थे, वो इशफाक अहमद साहब कहते थे ना कि डिग्रीज़ जो हैं ये एक्चुअली तो ये आपकी पेमेंट रिसीट्स हैं, वॉट एवर यू हैव पेड, एक्चुअली तो आप सीखते हैं जाके इदारों में जाके। That's what I mean ना। अच्छा ठीक है। अच्छा हुआ ये कि इदारे जो हैं उन्होंने जब सिखाना बंद किया और डिग्री की पेमेंट की रिसीट्स जब देना शुरू की तो एक्चुअली प्रॉब्लम्स आए ओवरऑल। वैसे तो दुनिया में भी ओवरऑल अगर आप देखें, आप बड़ी फेमिलियर हैं कनाडा के साथ, बाकी जगहों से, देखिए दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो आपको स्किल सिखाती हैं, स्किल सेट आपको देती हैं। आप जब रटू तोते बनाएंगे ना, आप जब रटवाएंगे चीज़ें, बच्चा आज का वो नहीं है। डॉक्टर साहबा बैठी हैं साथ, डॉक्टर साहबा स्कूल एजुकेशन को देखती हैं, ये हमें बताएंगी आज का बच्चा वो बच्चा नहीं है, ये पुरानी टेक्निक्स के साथ ये हैंडल होने वाला बच्चा नहीं है ये। ओके, सो देन ऑल थ्री ऑफ यू अपने अपने इदारों में आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को प्रॉपर देखिए फिर क्यों आए कोई आप लोगों के पास? तो मैडम आपसे बात का आगाज़ करते हैं और ऑल द वे देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में आप किस तरह मैनेज करते हैं? आप जिस इदारे को हेड करती हैं, चलिए एक दफ़ा तो कह ही देती हूँ, टीएनएस, आप टीएनएस गुलबर्ग को आप देख रही हैं, आप ऐसा क्या करती हैं जिससे बच्चों की राइट टाइम पे करियर काउंसलिंग होए? अगर फॉर एग्जांपल कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में आपके डिपार्टमेंट में आता है, वो कहता है यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये मेरा एरिया, तो फिर बंदा क्या करे? डिग्री छोड़ के घर पे बैठ जाए? अगर कोई नूर आता है तो क्यों आए फिर नूर, ये मुझे बताइए। जुगन हमारा क्योंकि एक इंटरनेशनल स्कूल है करियर और के पॉइंट ऑफ उसको हाँ, तो उसी के हिसाब से हमारा बड़ा फोकस होता है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। हम बच्चों को शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम उनको स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं। IB सिस्टम है ही है। बाय द टाइम वो हाई स्कूल की तरफ जाना शुरू होते हैं, उनको कुछ ना कुछ अपनी नीश की एक पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे कल एक बच्चे के पेरेंट्स मेरे पास आए,
तो उन्होंने कहा कि जी हम ये बच्चा आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स मीडिया लेना चाहता है बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग, क्योंकि उन स्किल्स में जब हम उनको दे रहे थे उसके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ एक डिफरेंट स्किल्स के साथ उसने ये रियलाइज़ किया कि ये वो जगह है या ये वो पैशन है जिसको वो परस्यू करना चाहता है। फिर हम उनको ग्रेड 9 से हमारे पास काउंसलर्स होते हैं जो उनको लीड करते हैं उस ट्रैक पे। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारा ये होता है कि जाओ शौकत खाना में इंटर्नशिप कर लो, जाओ किसी और बैंक में इंटर्नशिप कर लो, एक पेपर ले आते हैं, उस इंटर्नशिप का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन में लीड करते हैं जहाँ से वो फिर एट वन पॉइंट वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि येस यही मैंने परस्यू करना है या मैंने छोड़ देना है इस चीज़ को। यहाँ पे मैं ऑन एयर आपके इदारे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरा बेटा हमज़ा स्ट्रगल करता था बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, ADHD है हमज़ा को भी और एक्चुअली मुझे भी है, तो उसको तो बेचारा मेरी वजह से उसको जेनेटिकली प्री डिस्पोज। जो आपका दूसरी ब्रांच है जो DHA वाली ब्रांच है, ईएन रायली साहब भी मैंने ऑन एयर पहले भी बात की है, आज मैं ऑन एयर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे बेटे को व्यूअर्स डायरेक्शन, हमज़ा को राइट डायरेक्शन में डालने वाले ये लोग हैं। स्कूल की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह से तीनों बच्चे जो हैं वो TNS में पढ़ते हैं और इसलिए पढ़ते हैं, मुझे इनके बारे में मैं पूरी आपको आप सामने बैठी है पूरी फ़ीस देती हूँ, कोई ये मैं इसलिए बात नहीं करी क्योंकि मुझे उसका कोई बेनिफिट होगा या मुझे कोई आप लोग उसका राइट के रॉन्ग मैडम, जस्ट टू क्लियर ऑन है, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लिटरली जो ब्रेक में मैं आप लोगों से सर बात कर रही थी, जैसे आप दोनों भी करते हैं कि स्टूडेंट के साथ बैठ के, आई नो आपने अहमद भाई बैठ के स्टूडेंट्स के फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स की और पता नहीं क्या क्या चीज़ें की है, आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि आपने किस किस के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि जब बच्चे बात करते हैं तो दिल खुश होता है। सर आपने कितने स्टूडेंट्स को बैठ के इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, तो असल में तो हेड्स वो होते हैं ना, अगर हेड अच्छा हो स्कूल का तो पूरा इदारा फिर अच्छा चलता है। इसीलिए 3 ऐसे लोग हमने बुलाए हैं जो अपनी अपनी फील्ड में सिर्फ काम नहीं कर रहे अपनी ज़ात के लिए, वो बच्चों के फ्यूचर, हमारे पाकिस्तान के बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं और उनके लिए सिर्फ लोकल नहीं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। सो थैंक यू मैडम, आपके इदारे का भी। आपकी तरफ आते हैं सर जी। पंजाब यूनिवर्सिटी, अब कोई बच्चा आता है उसको बड़ा शौक है फॉर एग्जांपल बाहर जाने का, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, आपके डिपार्टमेंट में आता है, आप अब उसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं? बेसिकली ये जो आर्ट्स की एजुकेशन है इसमें पहले तो बच्चे का आना ही एक सवाल है, क्योंकि ये जो जिस लेवल पे स्कूल में या वहाँ पर या हमारी सोसाइटी में भी आर्ट्स को इतना, जैसे आप भी इसकी अभी बात कर रही थी, तो वो इतना समझते नहीं कि इसकी कोई अहमियत है या वो। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो उस फील्ड में आएँ और फिर जब उस फील्ड में आते हैं तो फिर देर आर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पता नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता, तो आप नहीं बताना है उनको कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस फील्ड में। और इस चैनल पे भी आने का जो मेरा मकसद आज के प्रोग्राम में आने का था वो यही है कि हम ये बता सकें कि आर्ट्स का या डिज़ाइन का ये जो है दिस इज़ द फ्यूचर। अगले 50 साल जो है वो क्रिएटिव इकोनॉमी की तरफ दुनिया जा रही है और दुनिया चेंज हो रही है इनटू अ क्रिएटिव विलेज रादर देन अ ग्लोबल विलेज। और आपने अगर AI भी सीखना है ना तो आर्ट्स सीख के जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो AI की पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है वो है आप किस किस्म के क्यूज़ देते हैं। जी 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 जी। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात कि हम उन, यानी कि जो आर्ट्स की रेलेवेंस है वो बढ़ गई है, डिज़ाइन की रेलेवेंस बढ़ गई है आफ्टर द कोविड। सर हमेशा रेलेवेंस थी, नहीं बढ़ गई है इसमें, क्योंकि बेसिकली ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ऑनलाइन जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं ना, और उसमें घर बैठे हुए लोग भी काम कर रहे हैं। तो हम अपनी आपके डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हुए बच्चे अब पाकिस्तान में ही बैठ के, सोचे व्यूअर्स, पाकिस्तान में ही बैठे हुए डॉलर्स में और पाउंड्स में कमा रहे हैं जी, ऐसे क्योंकि वो कंसल्टेंसी, क्योंकि द वन थिंग जो आप तीनों इदारे सिखा रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप, कि भाई किसी के लिए क्यों नौकरी करनी है, हम आपको उसके लिए भी तैयार करेंगे अगर आपका मिजाज वो है। अगर उसका मिजाज नहीं है तो हम आपको अपना काम करना भी सिखाएंगे कि आप खुद मुख्तार हो जाएं जी। आप किसी सेठ के लिए जॉब नहीं कर रहे। तो हम कोशिश ये करते हैं जुगन इसमें कि हम सेकंड ईयर से ना कोशिश करते हैं कि वो जॉब पे जाएं या इंटर्नशिप में किसी ना किसी उसमें जगह पे वो उसको करें जाके। तो जब वो हैंड्स ऑन होता है ना उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो एंटरप्रेन्योरशिप उससे बढ़ती चली जाती है। जी सर, आपकी यूनिवर्सिटी बिकॉज इट्स न्यूअर एंड इट्स डूइंग ऑल दिस इंटरेस्टिंग कूल स्टफ, तो व्हाट्स द गेम प्लान? अच्छा देखो, इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। गॉन आर द डेज़ के वो ट्रेडिशनल एजुकेशन वाला जो सिस्टम था, वो हमारे बड़े थे, वो लोग कहते थे फ़लाँ आदमी जो है वो, आपको याद होगा, वो हम जो लड़के आपने कहा, तो हम हमारी एज में जो वो होते थे, को बड़े होते थे, वो कहते थे फ़लाँ आदमी जो है उसने जी 3 MA किए हुए, एंड वी यूज्ड टू गेट इंस्पिरेशन, ओह माय गॉड सच अ लिटरेट पर्सन। लेकिन फिर वही 3 MA वाले लंदन या अमेरिका जाते थे, टैक्सी चलाते थे। अच्छा अब देखो, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, सॉरी एग्जैक्टली मैं बैठी हूँ गाड़ी में अपने ही देसी पाकिस्तान के अक्रॉस द बॉर्डर के लोगों के साथ कैब में, PhD की हुई है, PhD की हुई है,
और कैब चला रहे थे। जुगन, ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि हम उनको इंडस्ट्री लिंकेजेस नहीं देते, इसलिए हमारे बच्चे एक पेपर तो ले लेते हैं जिसके ऊपर एक डिग्री मेंशन्ड होती है, बट उसकी वैलिडिटी कोई नहीं होती बाहर की। देखो इनकी यूनिवर्सिटी बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही है। जी इसमें जुगन, इसमें पता है क्या, देखो इसमें एक चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, आपको स्किल देनी पड़ेगी स्टूडेंट को। बियॉन्ड दैट एजुकेशन वो दिन गए, ठीक है, आप जब 2-3 डिग्रीज दे के उसको भेज देते, स्किल दें, स्किल के साथ आप बच्चे को ग्रूम करें, कम्युनिकेशन स्किल्स देखो। हाँ, आप फिर उसके बाद उसको स्पेशलाइज्ड वाली साइड पे लेके जाओ और बच्चे को ये बताओ कि बेटे दिस इज़ योर फील्ड, दिस इज़ व्हाट यू आर एक्चुअली मेंट फॉर। आपने कहा काउंसलिंग के हवाले से हमने सेशन करना है। हमारे पास ना जब बच्चा पहुंचता है ना जुगन, जब यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है तो वो जैसे वो कहते हैं ना, वो मरीज़ जब आखिरी सांसों पे होता है, वो इट्स टू लेट। बच्चा एक्चुअली स्कूल से चलता हुआ कॉलेज में जाता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी आता है, जब हमारे पास पहुंचता है, ये एक्चुअली मेड अप देयर माइंड्स कि हमें इस फील्ड में जाना है। और उनके मिजाज भी सेट हो चुके होते हैं, और अगर बचपन से कहा अगर नौकरी करनी है तो वो बच्चा वहां पे पहुंच के फंसा हुआ था इस चीज में कि जी मैंने जॉब ही करनी है। अब अगर जॉब्स है नहीं व्यूअर्स, तो कहाँ से जॉब मिलेगी? अच्छा, हम मैं आपको बताऊं, हम नूर इंटरनेशनल पे हमारा जो फोकस है ना जुगन, सिर्फ 2 चीज़ों पे। नंबर 1 स्किल पे, नंबर 2 उसकी ग्रूमिंग पे। हम एक्चुअली करते क्या हैं कि कंटेम्प्रेरी आज की हमारी ज़रूरत है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। आप एआई की तरफ जाएं, एआई हर फील्ड में, हम चूँकि सिंस वी बिलोंग टू द मेडिकल साइड, हमारा बहुत सारे हमारे मेडिकल साइट्स पे हमारी सर्जरीज और बाकी सारी चीज़ों में, फिजियोलॉजी में, हम सारी चीज़ों में एआई इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। एआई इज़ द नीड ऑफ द आवर। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में हम लोग अभी रेगुलर हम एआई को जो है वो यूज़ करके हमारी ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, इन एडिशन टू दैट हम कर क्या रहे हैं कि हम अपने बच्चे को इस तरह का स्किल सेट देना चाह रहे हैं कि जिसमें बच्चा हमारा जाके वो बेचारा वो यूं वाला नहीं बने, वो यूं वाला बने, देने वाला हाथ, वो देने वाला हाथ। तो उसको भी, जैसे आपने पहले बात की कि हम उनको एंटरप्रेन्योरियल साइड पे हम उनको ट्रेन इस तरीके से कर रहे हैं, हम थोड़ा सा कन्वेंशनल साइड से हट के, वी आर नॉट एक्चुअली क्वांटिटी यूनिवर्सिटी, वी आर एक्चुअली क्वालिटी यूनिवर्सिटी। और यही तो बात है ना व्यूअर्स, हमारे वक्त कुछ हद तक इसलिए अच्छे थे क्योंकि कम बच्चे होते थे, छोटी छोटी क्लासेस होती थी, फोकस के साथ चीज़ें आगे बढ़ती थी। बट मैंने कनाडा में भी पढ़ा है जहाँ पे 2000-3000 लोगों की क्लास है और हम बैठे हुए हैं और सारे डिसिप्लिन फोकस के साथ बैठे हैं। अल्टीमेटली व्यूअर्स वही वाली बात होती है, आपने हर बच्चे को उसके टेम्परामेंट, उसके मिजाज, उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से लेके चलना है। अब मुझे ADHD है, मैं कभी भी मेडिकल साइंस नहीं पढ़ सकती थी। अगर पढ़ना भी चाहती तो फिर मुझे उस राइट टाइम पे मेडिकेटेड होना चाहिए था, चीज़ें उस हिसाब से लेके चलनी चाहिए थी। नहीं पता था, नहीं डायग्नोज हुआ। अगर अम्मा जूते मारती रहती और कहती क्यों नहीं पढ़ी साइंस, क्यों नहीं पढ़ी साइंस, तो अभी भी मैं साइंस ही पढ़ी होती मगर ग्रेजुएट ना कर पाती। सो बच्चे के हिसाब से भी चलना होता है। जल्दी से किचन में नज़र डालेंगे, शेफ़ अनम उर्फ सालगिरह शुदा हमारी शेफ़। तवा कीमा शिमला मिर्च जो है रेडी हो गई है, उसके साथ गार्डन सैलड है, साथ में मिंट रायता है। ऑसम, थैंक यू सो मच। यहाँ पे प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए छोटा छोटा आप लोगों का मैसेज फॉर पेरेंट्स और द यूथ। मैडम आपसे शुरू करेंगे। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को फोर्स ना करें किसी भी करियर या प्रोफेशन को, उनको गाइड करें, उनको आराम से डायरेक्शन दीजिए और उनको अपना रास्ता खुद ढूंढने दें, लेकिन प्रोवाइडेड कि उनको सपोर्ट दें आप। आजकल जो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेरेंट्स और अक्सर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को यही बनना है, विद द रिज़ल्ट कि वो बच्चा जो है वो उसको कर तो लेता है बट इज़ अ फेलियर, वो कभी भी उसमें एक्सेल नहीं करता। थैंक यू मैम। जी, मैं अपने बचपन की एक याद इस स्टूडियो से आ गई। वो नुसरत ठाकुर साहब होते थे, मैं चौथी जमात में पहली दफ़ा यहाँ आया था, तो ऊपर बहुत से टेलीविज़न लगे हुए थे, तो वो शॉट ले रहे थे और वो शॉट पे कहते थे NG कट। तो हमने पूछा कि NG क्या, तो कहने लगे कि दिस इज़ नॉट गुड। तो हमने कहा ये 20 शॉट आपने लिए, हमें तो सारे ही गुड लग रहे, तो आप ये NG कह रहे हैं इसको। सो वो जो आँख होती है जो नॉट गुड देख सकती है, वो बनानी बड़ी ज़रूरी है। क्रिटिकल आई। जी, सो ये पेरेंट्स के लिए भी और माशरे के लिए भी कि हम अपने बच्चों को वो सोच दें जो NG देख सकें। जी सर, फाइनली। थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखिए, इसमें ना हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर साहबा की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं होता।
जो बच्चे की जो स्किल सेट है उसकी स्किल सेट के मुताबिक उस बच्चे को अपना रास्ता खुद ढूंढने दें, उसको स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक उसको अपना वे फॉरवर्ड उसको खुद डिटरमिन करने दें, ना कि आप जस्ट उसको गाइड करें, उसको डिक्टेट नहीं करें। अगर आप डिक्टेट करेंगे आप उसकी सारी की सारी स्किल्स जो हैं वो आप उसकी दबा देंगे। एज अ रिज़ल्ट मैंने बहुत सारे बच्चे 70-70 साल के मैंने बच्चे देखे, ऐसे बच्चे देखे कि जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगियां गुजार दी और उनको पता ये चला कि भाई हम तो इस काम के लिए थे ही नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा। सो बेहतर ये है व्यूअर्स कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैप्पी फंक्शनल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बने, कुछ देर पहले हमने बात की कि सेहत नशोनुमा के ऊपर भी ख्याल रखना चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जिस तरह सेहत की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसी तरह तालीम की भी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्कूल का इंतखाब करते हुए सोच समझ के डिसीजन लिया करें, ताकि और ये भी देखें ना कि क्या वो सिस्टम आपके बच्चे को सूट करता है। कुछ बच्चा मैट्रिक के लिए परफेक्ट है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो IB के अलावा पढ़ ही नहीं सकते। कुछ लोगों को सीनियर केमिस्ट्री सूट करता है, A लेवल्स O लेवल सूट करते हैं। बच्चे को भी देखें, मामलात को भी देखें, और एट द एंड ऑफ द डे याद रखें कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल है, वो एक इंसान है। 18-19 साल की उम्र के बाद वो इंसान नहीं बनता, वो इंसान पैदाइश से ही होता है। उसकी राय, उसकी सोच, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके अंदर स्किल्स क्या हैं, किस किस्म का उसका इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। हम माँ बाप हैं, हमें फ़िरौन नहीं बनना चाहिए, हमें पेरेंट्स ही बनना चाहिए, बल्कि दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।